चलिए आज हम लोग क्लास 10th के बिहार बोर्ड स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए हिंदी बहुत बड़ा होता है। क्या सब पढ़ना जरूरी है? नहीं, उसके जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2025 में पूछा जाएगा वो तमाम प्रश्न को हम छांट करके लेके आए। वो प्रश्न आपके सामने एक बार आप देख लीजिए। वो 5 प्रश्न है। आज के इस पूरे वीडियो में 5 प्रश्न है जो आपके 2025 एग्जाम में 100% गारंटी यही प्रश्न पूछे जाए, साथ साथ उसका आंसर भी है। यदि आप अंतिम तक देखिएगा और इस प्रश्न को पढ़ के जाइएगा, मेरा वादा है आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो मेरे पास 5 प्रश्न है। कुल कितने प्रश्न है मेरे पास? 5। ठीक है, पांचों का जवाब आपको हम समझा कर देने जा रहे हैं। इसलिए हिंदी का बेस्ट तैयारी के लिए इस चैनल के साथ और 10th बिहार बोर्ड के ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करने के लिए इस चैनल के साथ अवश्य जुड़े, है ना? अच्छा लगेगा तो जरूर अपने सहपाठियों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देता है? यह क्वेश्चन कई वर्षों तक पूछा गया है, ज्यादा से ज्यादा चांस है इस बार पूछा जाएगा। कहता है जातिवाद के पोषक जातिवाद के पक्ष में अपना तर्क देते हुए उसकी उपयोगिता को सिद्ध करना चाहते हैं, उसकी उपयोगिता को सिद्ध करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। नंबर 1 में कहता है जातिवादियों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज जो है उस श्रम विभाजन को ही किसका कार्य कुशलता मानता है? समझ में आ गया कि नहीं गया? क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है। श्रम विभाजन जो है ना वो जाति प्रथा का ही रूप है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा श्रम विभाजन किसका रूप है, तो जाति प्रथा का। इसलिए श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं है। श्रम विभाजन में किसी भी प्रकार का बुराई नहीं पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन दूसरा नंबर में कह रहा है जातिवादी समर्थकों का कहना है, जो जातिवाद के पक्ष में समर्थन देते हैं। देखिए, जाति देखकर जीजा जी चुना जाता है, बिजनेस काहे चुना जाएगा जी? पॉलिटिक्स में क्यों जातिवाद करेंगे हम लोग? पॉलिटिक्स से सबसे पहले जातिवाद को खत्म करना पड़ेगा। यदि हमारे देश को महान करना है, यदि आपको कोई भी प्रकार का बिजनेस करना, पहले ऐसा था ब्राह्मण है तो केवल पूजा, पहले ब्राह्मण ही शिक्षा दे सकते थे, दूसरा कोई नहीं दे सकता। आज कोई आदमी शिक्षा दे देता। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो कहीं हद तक सही भी है, काफी हद तक गलत भी है या नहीं? चलिए अब अगला देखते हैं। जातिवादी समर्थकों का कहना है कि माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार ही, यानी गर्भाधारण के समय से ही मनुष्य का पैसा निर्धारित कर दिया जाता है। ये तो गलत है। पेट में ही बच्चा है, पैदा होगा तो वो एकदम खाली बेचबे करेगा, सामान सब दूध बेचेगा। समझ में आ गया ना? ऐसा करना बिल्कुल गलत है ना। किसी भी व्यक्ति का गर्भ से ही पैसा को फिक्स कर देना कहीं से सही नहीं है, काफी हद तक गलत है। समझ में आ गया? तीसरा देखिए, हिंदू धर्म पैसा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। जो हिंदू धर्म में है, यदि कोई ब्राह्मण है तो केवल पूजा पाठ कराएगा, कोई बनिया है तो केवल वस्तु बेचेगा, यह अपना जो है पैसा को परिवर्तन नहीं कर सकता। खैर आज हो गया है, आज अर्थ युग है ना, बस पैसा ही धर्म है, धर्म ही पैसा, कुछ नहीं सब कुछ पैसा, इसलिए मनी इज एवरीथिंग। समझ में आ गया कि नहीं? पैसा ही सब कुछ, पैसा के अलावा कुछ नहीं, है ना। चलिए क्या कहता है, हिंदू धर्म पैसा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता, भले ही वह पैसा अनुपयुक्त या अपर्याप्त ही क्यों ना हो, भले ही उससे भूखे मरने की नौबत आ जाए। आज आप देखिएगा ब्राह्मण समाज मतलब कुछ भी करे अपने बच्चे को पढ़ाने में रहता है। अदर कास्ट को आप देखिएगा एजुकेशन सबसे मतलब नहीं है। ब्राह्मण कास्ट 30-35 साल तक पढ़ते रहता है, अदर कास्ट उतना में 8 गो बच्चा पैदा कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं? आज भी एजुकेशन को छोड़ा और हर एक बड़े पोस्ट पे आज ब्राह्मण और राजपूत बैठा हुआ है। आरक्षण दे करके आप दूसरे को लेके गए हैं ना, आरक्षण हटा करके देखिए ये वो बड़ा पोस्ट छोड़ेगा ना ब्राह्मण राजपूत। क्यों? क्योंकि वो जब से जन्मता है ना तब से किताबे में घुसा हुआ रहता है, याद रखिएगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो इसलिए उसको हर एक बड़ा पोस्ट मिलते रहता, तो उसकी संख्या भी घट रही है। खैर चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, उसे भूखे मरने की नौबत आ जाए लेकिन उसे अपनाना ही होगा। जातिवादियों का कहना है कि परंपरागत पैसों में व्यक्ति दक्ष हो जाता है
और वह अपना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करता, आदि बहुत सारे ऐसे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग जातिवाद के चक्कर में फंसे भी रहते हैं। अब हमारा गांव में सब पढ़ रहा है, हमरो बेटा पढ़ेगा, चाहे वो सचिन तेंदुलकर के लायक का है ना हो, लेकिन वो पढ़ेगा, ऐसा करना बिल्कुल गलत होता है। इसको मेंटल टॉर्चर के भी नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन आप अच्छा से लिख लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट यदि रखना चाहता है रख लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? यह क्वेश्चन एग्जाम में आने की 100% गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है खोखा किन मामलों में अपवाद है? बहुत इंपॉर्टेंट, इसको वीवीआई का क्यों कहते हैं, वीवीआई का क्यों कहते हैं, क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, तो क्यों ना हम पढ़ के जाए। कहता है खोखा का जन्म तब हुआ था जब सेन साहब तथा मिसेस सेन संतान होने की उम्मीद छोड़ दिए थे। कभी कभी कोई कहता है ना अब इसको बाल बच्चा नहीं होगा, 40-45 के करीब चले जाता है। वह काफी शौक थे, अब वो सदमा में जी रहा था बिना बच्चा का। सेन साहब की चमचमाती गाड़ी को उनके किसी से तो नहीं, लेकिन खोखा से डर था। किससे डर था? खोखा से, क्योंकि मिसेस सेन ने उसे काफी छूट दे रखी थी। अब सोचिए, जिसको कहियो बाल बच्चा नहीं हो रहा था, बेटा नहीं हो रहा था, अचानक एगो बेटा हो गया, कत्ते दुलार होगा। खैर एगो यदि बेटी हो या बेटा हो, बहुत ज्यादा दुलार होता है माँ बाप का, ये गाँव का कहावत है। और उसको इतना ना मथा पे चढ़ा देता है ना, वहीं से टॉयलेट कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? ज्यादा चढ़ाना भी नहीं चाहिए। समझ में आ गया? तो वो बच्चा इतना ज्यादा मतलब होशियार हो गया था, घर में तोड़ फोड़ मार काट करते। खोखा जीवन के नियमों के साथ साथ घर के नियमों में भी क्या था? अपवाद था। अपवाद मतलब सबसे अलग था, है ना? सबको टॉर्चर करता था, कुछ फोड़ देता था, कुछ भी कर दे, उसको बाप ने कुछ कह दे नहीं करता था। बच्चा को डांटिएगा तब ना। देखिए, मारिए मत, मारिए मत, लेकिन मार से ज्यादा उसके अंदर डर। खाली एक बार आंख दिखा दीजिए ना, बस वो पेंट गीला कर दे बस। समझ में आ गया कि नहीं गया? आपका आंख का डर होना चाहिए। मार का डर जो होता है, देखिए, और डरता उसी से है जिससे उसको लगाव होता है। सबका सब डर, आज डराने का युग नहीं, जब किसी को डरा दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते? तीसरा क्वेश्चन है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? लेखक इसके द्वारा आखिर दिखाना क्या चाहते हैं? कहता है कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण कासू का शौक होना और मदन का स्वाभिमानी होना। कासू 5 वर्ष का लड़का था जो इतना शौक, शौक का मतलब यहाँ दुलार है, दुलारा है कि किसी पर भी हाथ उठा देता था। बच्चों के बीच मदन गली में लट्टू खेल रहा था, वहीं कासू पहुंचकर लट्टू खेलने मांगता है तो दोनों में हाथापाई हो जाता है। स्वाभाविक बात है, गरीब और अमीर बच्चा रहता है, एक के पास सारा व्यवस्था रहता है, छोटा बच्चा उसके पास जाता है और गरीब को ताकत बढ़ा जाता रहता है, अमीर का बच्चा को उठा थवार देता है। थवारने के बाद मामला बढ़ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? इसी क्रम में मदन हाथों कासू की जमकर पिटाई होती है, वह अपने 2 दंत भी गवा देते, वह रोता हुआ घर जाता। वह रोता हुआ कहाँ जाता है? आपको पता है ना, जब भी गरीब और अमीर के घर का बच्चा का लड़ाई होगा तो सबसे उसमें जीतेगा कौन? गरीब घर का बच्चा। कौन जीतेगा? क्योंकि देह में एकदम ताकत होता है, भात खायल रहता है, रोटी खायल रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, अमीर घर का बच्चा फूल सूंघ सूंघ के जिंदा रहता है। इस प्रसंग के द्वारा लेखक यह बताना चाहते हैं कि लोगों को अपने स्वाभिमानी या अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करने से नहीं चूकना चाहिए। आप गरीब हो, कभी मत सोचना जो हम ताकत में गरीब हो जाएंगे, हम माइंड में किसी से गरीब हो जाएंगे। हम सबसे ताकतवर है और सबसे लड़ेंगे, अपना हक लेंगे, अपना बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। यदि लोग ऐसा नहीं करते तो इससे अन्याय को बढ़ावा मिलता है। आप यदि अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे हो, आप खुद अन्याय को बढ़ा रहे हो। समझ में आ गया कि नहीं गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते क्या कहता है। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपनी ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण। देखिए, एक बात होता क्या है, जैसे एक गरीब और अमीर आदमी में झगड़ा होता है ना, तो क्या होता है, जो गरीब आदमी रहता है वो भी अमीरे का मदद करने लगता है। गरीब को गरीब के साथ न देना चाहिए, अमीर का साथ क्यों दे रहे हो? सारा गरीब एक दिन, जैसे कि देखिएगा टेम्पू स्टैंड होता है, बस स्टैंड, वहां पे होता क्या है, जैसे एक टेम्पू वाला को आप एक हाथ लगाइएगा ना, सारा टेम्पू वाला आपको मुड़ी रगड़ करके वहीं मार देगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? छोड़ेगा नहीं आपको। बस वाला 5 गो है, बस वाला चढ़ाइए देगा, आपके देह पे चढ़ा के चल जाएगा। लेकिन जब 2 गो गरीब आदमी रहता है, वहाँ एक गरीब को मारिएगा तो गरीब जो दूसरा रहता है वो चुगल खोर के तरह वो आपके साथ आ जाएगा, अमीर के साथ। और गरीब बेचारा अकेले बाद में नहीं लड़ता, छोड़ देता है। तो आपको याद रखना है, आप अपने बरादरी के साथ रहिए, सीधा सा बात रहे, गलत रहे तब भी रहिए,
अरे सही में तो सब सबका साथ देता है, गलत में देखे देखिए तब ना समझ में आएगा, है ना। तो कौन जीतता पता चल गया। देखिए लेखक इस व्याख्यात्मक वाक्यों के माध्यम से यह बतलाना चाहते हैं कि महल और झोपड़ी वालों के बीच जब कभी संघर्ष हुआ है तो झोपड़ी वाले महल वालों से अक्सर हार जाते हैं। जो गरीब है वो हारेंगे, स्वाभाविक है, क्योंकि झोपड़ी वाले इसलिए हारते हैं कि कुछ झोपड़ी वाले महल वालों की अपने ही खिलाफ मदद करते हैं। और एक वो कहावत है ना, घर के भेदी लंका डाहे, जब आप ही का लोग आप ही का खिलाफ हो जाए तो आपका हारना तो तय है ना। हाँ, जैसे कि मैं इस कहानी से देखता हूँ कि सेन साहब की चमचमाती गाड़ी चूने भार से मदन को धक्का दिया जाता और पिता के द्वारा पीटे जाते हैं। यहाँ पीटने वाले और धक्का देने वाले झोपड़ी वाले के खिलाफ झोपड़ी वाले ही, उसको जो पीट रहा और जो धक्का दे रहा है दोनों का दोनों व्यक्ति झोपड़ी वाला ही। समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन दूसरे ही दिन लट्टू की बात को लेकर खोखा के दो दंत तोड़ दी जाती है, क्योंकि यहाँ महल वाले का कोई झोपड़ी वाले मददगार नहीं था, महल वाला का साथ यहाँ कोई झोपड़ी वाला नहीं दे रहा था। आप तब जीत जाते हैं जब बाहर के लोग से लड़ते हैं, आप तब हार जाते हैं जब आपके अपने आपके साथ लड़ने के लिए तैयार होते हैं। याद रखिएगा, अपनों के साथ समझौता करने के लिए, याद रखिएगा अपने आदमी से कभी भी नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि वो कहावत है डैनो 5 घर बकैस कर चले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलते अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे और आज के लास्ट क्वेश्चन पे। कहता है सेन साहब मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। मतलब सेन साहब कौन है, कासू कौन है, मदन कौन, उसके बारे में बताना है। कहता है इस कहानी में कहानीकार ने समाज के कई वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले का चरित्र चित्रण किया है। कहता सेन साहब इस कहानी में समाज की जुल्म समझ रहे हो ना, जुल्मी और शोषण के प्रतीक के रूप में सेन साहब का चित्रण किए हैं, जो धन के लोभ में मानवता को भूल चुका है। आज के लोग, अक्सर लोग केवल धन को जानते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। जो लोग केवल धन को पहचान रहे हैं ना वही सबसे अच्छे लोग, क्योंकि आज आपके पास यदि धन होगा ना तब भी लोग सटने आएगा। गरीब को लोग लात मार करके भगा देता है, बैठने नहीं देता अपने साथ। आप खुद नहीं दीजिएगा, हम अभी गरीब बन करके को साइकिल से आप यहाँ उतर जाएंगे ना, धक्का मार करके गेट पर से भगा दीजिएगा, गेट नहीं खोलिए। लोग कहता है धन कमाना आज के युग में बहुत ज्यादा जरूरी। कोई फोर व्हीलर से उतर जाएगा ना, आप नहीं हो चिन्हिएगा ना, उसको पानी लेकर के आइएगा। हम साइकिल से जाएंगे, हम आपका रहेंगे, आप हमको नहीं बैठने दीजिएगा। यही है, धन कमाना जरूरी है, याद रखिएगा। मदन कौन है? मदन समाज के उन वर्गों का प्रतीक है जो शोषण और अत्याचार के खिलाफ हिमालय जैसे ताकत से भी टकराने का दम रखता है। पता चला मदन कौन है? मदन एक ऐसा लड़का है जो है कमजोर है, गरीब है, लेकिन लड़ने के लिए किसी से भी तैयार है। कोई हिमालय भी आ जाएगा उसको टकरा करके चूर चूर कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं गया। चलिए कासू कौन है? कासू लाड़ प्यार में पले पुत्र के रूप में चित्रित था, जो बहुत शोक मतलब दुलारा, किसी पर भी हाथ उठा देता था, बुढ़वा लोग को थपियाइए देता था पकड़ के। समझ में आ गया कि नहीं? जो कि गलत है, ये चीज नहीं होना चाहिए, इतना दुलार नहीं होना चाहिए। गिरधर कौन था? गिरधर समाज के उन वर्ग का प्रतीक है जो शोषण और अत्याचार के आगे टूट बिखर चुका है, उनका स्वाभिमान मर चुका है, और जिसका स्वाभिमान मर चुका उस व्यक्ति को भी मर जाना चाहिए। पता चला, जिसका स्वाभिमान मर चुका है ना उस व्यक्ति को भी मर जाना चाहिए, जिंदे नहीं रहना। समझ में आ गया कि नहीं गया? चलिए जातिवाद के समझ में आ गया नहीं यहाँ तक? ये उन सभी का चित्रित है, ये कुछ एक्स्ट्रा बात है, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको नहीं लिखिएगा। मतलब इन सब व्यक्ति के अनुसार मेरा यही मानना है, स्वाभिमान जब तक जिंदा है तब तक हम जिंदा, जिस दिन स्वाभिमान खत्म उस दिन हम खत्म।